हेलो एंड वेलकम। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने इन दो चैप्टर्स पे प्रॉब्लम सॉल्व किया था एंड वी आर डन विद दीज टू चैप्टर्स, राइट? So what we are going to do in this video, so we are going to start with the inverse matrices. So हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा इनवर्स मैट्रिसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, तो इन्वर्स मैट्रिसेस के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा ना कि इन्वर्स मैट्रिक्स भी एक तरह का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और अगर एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि मतलब कि जैसे कि हम लोग देखे थे कि एलिमिनेशन में कि हाउ एलिमिनेशन मैट्रिक्स एक्ट ऑन सम अदर मैट्रिक्स, राइट। अगर कोई एलिमिनेशन मैट्रिक्स ई है, वो अगर किसी मैट्रिक्स ए के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, तो दिस एलिमिनेशन मैट्रिक्स इज गोइंग टू एक्ट on the rows of this A and it is going to produce some other matrix, right? And this elimination matrix ये कहाँ से हम लोगों ने find किया था? So we have found this elimination matrix from some operation, right? That will go to R2. So this elimination matrix, so this operation is represented by this elimination matrix. So all these things we have seen, right? Basically what we looked at matrices as an action, right? अब ये इन्वर्स मैट्रिक्स क्या करता है ना, अगर आप एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इन्वर्स मैट्रिसेस को, अगर ये मैट्रिक्स ई है जो कि कोई रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड इट इज़ गिविंग मी सम ए प्राइम मैट्रिक्स, देन दिस इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या करेगा, जो काम इस ई ने ए पे किया था उस काम को ये ई इन्वर्स जो है वो अंडू कर देगा और फिर से मुझे ए दे देगा। मतलब ये ई इन्वर्स किस पे एक्ट करेगा, ए प्राइम पे, और मुझे रिटर्न ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगा। तो अभी फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे ना कि एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वर्स मैट्रिक्स को देखते हैं पहले। और एक पॉइंट इससे पहले स्टार्ट करने से पहले, जो इन्वर्स मैट्रिसेस एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस। सो इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस, और वी कैन से ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस कैन हैव इन्वर्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के पास इन्वर्स होगा, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, बट अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो श्योर स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस कैन हैव इन्वर्स। इट डजंट मीन कि सारा जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सबका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, नहीं, सबका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्स को एज एन देखते हैं कि ये इन्वर्स मैट्रिक्स जो है कैसे किसी ऑपरेशन को अंडू करता है, ठीक है। मतलब फिर से उसी सिचुएशन पे लेकर के आ जाता है। तो एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, दैट इज मैट्रिक्स ए एंड इट हैज़ दीज कंपोनेंट्स -2, -3 एंड 7। तो सबसे पहले एलिमिनेशन का फर्स्ट स्टेप हम लोग अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम एक पिवट पिक करते हैं और उसके नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम जीरो करने का ट्राई करते हैं। तो लेट्स डू ओनली वन ऑपरेशन, लेट्स मेक दिस ओनली जीरो। एक ही ऑपरेशन करते हैं, फिर ई इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर उस ई इन्वर्स को फिर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो अगर मुझे इसको जीरो करना है तो मैं क्या ऑपरेशन करूँगा, ये वाला R2 माइनस, और ये कैसे लिखते हैं इस रो ऑपरेशन को वो भी हम लोगों ने सीखा था। तो अभी तक अगर आपको इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो
यू कैन गो थ्रू द लास्ट वीडियोस, मतलब जो भी पीछे के लेक्चर्स हैं, दैट विल गो टू R2। सो ये ऑपरेशन जो है मुझे यहाँ पे 0 प्रोड्यूस कर देगा। तो जैसे ही इस ऑपरेशन को हम लोग अप्लाई करें इस मैट्रिक्स पे, तो करके देखते हैं। सो वी विल हैव फर्स्ट रो पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। सेकेंड रो में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो में हम लोग इस चीज़ से रिप्लेस कर दे रहे हैं। सो हियर वी विल हैव 0 एंड 9 माइनस 8 1 एंड -3 + 4 इज़ 1, और थर्ड रो भी एज इट इज़ रहेगा। सिंपली मैंने क्या किया, इस ऑपरेशन को अप्लाई किया है ऑन द रो 2। तो यहाँ मुझे 0 चाहिए था, आई हैव गॉट दिस 0। तो फर्दर भी एलिमिनेशन कर सकते हैं, इसको 0 करेंगे, बट वी डू नॉट वांट टू सी ऑल दिस थिंग। हम बेसिकली अभी मेरा एम क्या है ना, कि आपको दिखाना कि इन्वर्स एज अ अंडू ऑपरेशन, इन्वर्स मैट्रिसेस एज अ अंडू ऑपरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप मैं पूछता हूँ कि आप ये मुझे बताओ कि इस ऑपरेशन को कौन सा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये भी हम लोगों ने सीखा था। लेट्स कॉल दैट मैट्रिक्स E, और E कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपली फर्स्ट रो में कुछ नहीं कर रहे हैं तो दैट विल बी सेम एज द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। थर्ड रो में भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो सेम एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉट एलिमेंट्री, सेम एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड रो। सेकेंड रो में यहाँ कितना हो जाएगा, -2 1 0। ये एलिमिनेशन मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी रो ऑपरेशन का जो है मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इस ऑपरेशन का जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ये है, ठीक। अब आप इस E को A पे एक्ट करो, मतलब E को A पे एक्ट करने का मतलब क्या है कि E को A से मल्टीप्लाई करो। ये हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स एक्शन को एज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं। सो अब जो ये मैट्रिक्स है दैट इज E -2 1 0 एंड 0 0 1, ये किस पे एक्ट करेगा, इस A पे एक्ट करेगा। तो A कितना है, 2 4 -2 4 9 -3 -2 -3 एंड 7। और ये एक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये मैट्रिक्स का। तो ऑब्वियस है ये जब इस पे एक्ट करेगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपली ये इक्विवेलेंट ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रो 1 रो 3, और यहाँ से भी आप देख सकते हो रो 1 रो 3 जो है सेम रहेगा ऑफ दिस मैट्रिक्स A। तो रो 1 को आप एज इट इज़ रख दो एंड रो 3 को आप एज इट इज़ रख दो। रो 2 में क्या होगा, रो 2 के जगह पे रो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हियर वी विल हैव 0 and 1 and 1. So you see that E acts on A and produce this matrix. So let me call this matrix as A prime, right? So we can write, so E acted on A to produce A prime। और ये चीज़ें हम लोगों ने देखा था अच्छे से डिटेल में, इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था एलिमिनेशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना कि कैन वी फाइंड अ मैट्रिक्स दैट विल एक्ट ऑन दिस मैट्रिक्स एंड प्रोड्यूस दिस A। और अदर वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं कि क्या हम इस ऑपरेशंस को जो हमने इस पे अप्लाई किया, इस मैट्रिक्स A पे अप्लाई किया, क्या हम इस ऑपरेशंस को अंडू कर सकते हैं। और अगर अंडू कर सकते हैं तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो इस ऑपरेशंस, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो इस पे एक्ट करेगा और वो रिटर्न मुझे A मैट्रिक्स दे देगा। और ये इस तरह से देखो अगर कि इस E मैट्रिक्स का, ये E मैट्रिक्स जो परफॉर्म किया ऑपरेशन इस पे, क्या इस E के ऑपरेशंस को हम लोग अंडू कर सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। और अंडू
अगर अंडू कर सकते हैं तो उस कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होगा जो इस ऑपरेशन को अंडू कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या पूछ रहे हैं कि इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा, यानी तो इस ऑपरेशन का इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा। सो फर्स्ट लेट मी राइट व्हाट इज द क्वेश्चन। सो हाउ कैन आई undo the action of E to go back to मैट्रिक्स A। मतलब कि देखो, पहले तो मैंने ये मेरे पास मैट्रिक्स था, उसमें मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, ये मुझे मिला। ठीक है, इस चीज़ को आप सिमिलरली किस तरह से देख सकते हो, एज ए मैट्रिक्स एक्शन के रूप में देख सकते हो। तो इसका मैंने क्या किया, ये एलिमिनेशन मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब सिमिलर चीज़ कर रहे हैं हम, ये एलिमिनेशन मैट्रिक्स इस पे एक्ट कर रहा है और ए प्राइम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो अब क्या कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं जो इस ए प्राइम पे एक्ट करेगा और मुझे इस ए पे पहुंचा देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी ई जो है वो ए पे एक्ट कर रहा है और व्हाट इट इज़ गिविंग मी इज ए प्राइम। सो अब नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी रिवर्स दिस ऑपरेशन, इन्वर्स इज दिस ऑपरेशन। अगर मैं इस ऑपरेशन का पूछूं कि अगर इस ऑपरेशन को आपको अंडू करना है तो आप किस तरह से करोगे। देखो, सबसे पहली बात तो ए और ए प्राइम में कंपेयर करो। ए का फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, कोई कुछ नहीं करना। अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है इस रो में, मतलब कि ये रो मुझे प्रोड्यूस करना है, तो कौन सा ऑपरेशन ये रो को मुझे ये रोल फिर से ला देगा। तो अगर मुझे R2 में पहले मैंने माइनस किया था, ठीक है, अगर मैं उस चीज़ को प्लस कर दूँ प्लस R1 के साथ, 2 टाइम्स R1 के साथ, और उसको R2 में मैं सेंड कर दूँ, फिर से R2 में अपडेट कर दूँ, तो क्या ये ऑपरेशन अंडू हो जाएगा? हो जाएगा, करके देखो आप। सो 0 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ 2 4, सो 4 प्लस 0 इज़ 4, सो 4 मुझे मिल गया। इस तरह से 9 मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। मतलब कि ये जो ऑपरेशन है R2 माइनस द इन्वर्स ऑफ, इस ऑपरेशन का इन्वर्स, द इन्वर्स ऑफ R2 माइनस 2R1 दैट गोज टू R2 इज R2 प्लस 2R1 गोज टू R2। इस ऑपरेशन का जो इन्वर्स ऑपरेशन है ना, वो ये है। आप करके देखो, इस मैट्रिक्स में अगर मैं ये वो ऑपरेशन अप्लाई करूँ, R2 प्लस 2R1 गोज टू R2, मतलब R2 में इस चीज़ से अपडेट कर देना है। तो 0 प्लस 4 इज़ 4, 1 प्लस 8 इज़ 9, एंड 1 माइनस 4 इज़ -3। तो ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, दोनों सेम है। तो दैट मीन्स कि इस ऑपरेशन का अगर मैं पूछूं कि इन्वर्स ऑपरेशन क्या है, सो दिस इज राइट। सो और अब देखो, अब अगर मुझे इस ऑपरेशन का इन्वर्स इस ऑपरेशन का एलिमिनेशन मैट्रिक्स फाइंड करना है या एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो कौन सा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन फाइंड राइट। सो एलिमिनेशन मैट्रिक्स क्या होगा, लेट मी कॉल दिस ई इन्वर्स। सो ये एलिमिनेशन मैट्रिक्स क्या होगा, रो 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही रहेगा, रो 3 भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह रहेगा, बट रो 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 1 0 राइट। इस ऑपरेशन को हम इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट। और कैसे करते हैं वो हम लोगों ने एलिमिनेशन में डिटेल में देखा है राइट। और लेट मी कॉल दिस मैट्रिक्स ई इन्वर्स। इस मैट्रिक्स का मैंने नाम दे दिया ई इन्वर्स, क्योंकि ये ई ऑपरेशन इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है, और यू कैन से इस ये जो मैट्रिक्स कर रहा है उसको अंडू करता है, उस ऑपरेशन को अंडू करता है, इसलिए इसको मैंने ई इन्वर्स नाम दे दिया राइट। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ ना कि ये जो मैट्रिक्स है इस ए प्राइम पे जब एक्ट करेगा तो वो मुझे
फिर से ए ला देगा। तो मेरा क्लेम क्या है कि सो आई एम क्लेमिंग दैट कि अगर ये ई इनवर्स ए प्राइम पे एक्ट करेगा सो दैट विल गिव मी ए। सो वी कैन वेरीफाई, इसको वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करो, ई इनवर्स पिक करो। सो ई इनवर्स इज 1 0 0 2 1 0 एंड 0 0 1 एंड ए प्राइम पिक करो। सो दिस इज योर ए प्राइम, राइट। दिस इज ए प्राइम और ये मेरा ई इनवर्स है। अब आप करके देखो, ये सिंपल आपको जैसे भी आता है मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह से आप कंफर्टेबल उस तरह से करके देखो तो आपको फिर से ए मिल जाएगा। ठीक है, रो 1 और रो 3 तो सेम रहने वाला है, 2 4 -2 एंड -2 -3 7 और रो 2 जो है यहाँ कितना हो जाएगा 4 9 एंड -3। सो दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स ए इज। राइट। सो अब देखो, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये एलिमिनेशन के केस में है ना, ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होते हैं या एलिमिनेशन मैट्रिक्सेस के केस में इन्वर्स फाइंड करना बाय ऑब्जर्वेशन इजी है। ठीक है, तो क्या चेंजेज आप देखो, ये ई इन्वर्स और इस ई में क्या चेंजेज है, बस एक यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है, बस एक यही चेंजेज है। तो एलिमिनेशंस के केस में फाइंडिंग द इन्वर्स, एलिमिनेशन मैट्रिसेस के केस में फाइंडिंग द इन्वर्स इज इजी, राइट। यू कैन गो यूजिंग द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बट वी विल सी कि इन जनरल कैसे हम लोग के पास मेथड्स है। इन जनरल अगर कोई मैट्रिसेस है तो उनको कैसे उसका कैसे इन्वर्स हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया टू मेक यू रियलाइज दैट कि ये इन्वर्स मैट्रिसेस जो है वो ऑपरेशंस को अंडू करता है। ठीक है, तो ये ई जो ऑपरेशन किया ना ए पे, ये ई ने ए पे जो ऑपरेशन किया उसको वो ई इन्वर्स ए प्राइम पे एक्ट करके बैक टू ए ला दिया। ठीक है, तो ओवरऑल मेन एम यही था ये एग्जांपल लेने का। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स ई है, अब एक दो एग्जांपल लेते हैं जिसका कि डायरेक्ट आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही बता दोगे कि उसका ई इन्वर्स क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा था, ये रो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा था ना रो 1 से, और ये क्या कर रहा है रो 2 सॉरी ये रो 2 से हम लोग रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे रो 2 और रो 1 को ऐड कर रहे हैं। ठीक, और जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो करने के बाद, अब जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ई, इफ़ ई इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स, अदर एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि मान लो सी, कोई भी मे बी इस टाइप का मैट्रिक्स है। क्या कर रहा है ये, सिंपली अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो ये, अगर ये किसी मैट्रिक्स ए पे एक्ट करेगा तो उसके फर्स्ट रो को क्या करेगा, सी से मल्टीप्लाई कर देगा, सेकेंड रो को एज इट इज रखेगा, थर्ड रो को एज इट इज रखेगा। तो अगर मैं पूछूँ कि इसका ई इन्वर्स क्या होगा, तो यू कैन से अगर ई जो है वो ए पे, ई जो है वो ए पे ए के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स ई इन्वर्स शुड अंडू दैट ऑपरेशन। सो वो डिवाइड करना चाहिए और अंडू करके उस ए के फर्स्ट रो पे सी से डिवाइड कर देगा तो बैक टू ए आ जाएंगे, और सेकेंड रो थर्ड रो तो एज इट इज़ रख रहा है तो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ दिस एलिमिनेशन मैट्रिक्स इज इजी, राइट। लेट सपोज करो कि आपके पास कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है,
एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ लेट सपोज करो डी कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिसेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे और बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, अगर मुझे ये क्या कर रहा है, देखो अगर आप इस ऑपरेशन को देखो, इस मैट्रिक्स को देखो, अगर ये किसी मैट्रिक्स ए पे एक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके रो 1 में ए से मल्टीप्लाई कर देगा, रो 2 में बी से मल्टीप्लाई कर देगा, रो 3 में सी से मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे सी, ये जीरो यहाँ है, ये सी यहाँ है। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिसेस, अब इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या हो सकता है? अगर मैं डी इन्वर्स पूछूँ तो वो क्या होगा? अगर ये मैट्रिक्स ए पे एक्ट करके रो 1 में ए से मल्टीप्लाई कर रहा है, रो 2 में बी से मल्टीप्लाई कर रहा है, रो 3 में बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा है, देन इसका इन्वर्स क्या करना चाहिए? रो 1 में ए से डिवाइड कर देना चाहिए एंड रो 2 में बी से डिवाइड कर देना चाहिए एंड रो 3 में सी से डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। लेट सपोज करो कि आपके पास कोई एक परमुटेशन मैट्रिक्स है पी और परमुटेशन मैट्रिसेस क्या करता है? जनरली आप देखोगे कि अगर आपको रो 1 इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है परमुटेशन मैट्रिक्स, अगर आपको रो 1 को रो 2 में भेजना है और रो 2 को रो 1 में भेजना है, so you can represent this as a permutation matrix. So P, what will be this P that will do this kind of operation? So रो 2 को रो 1 पे, रो 1 को रो 2 पे और रो 3 को एज इट इज़ छोड़ दो। सो दिस मैट्रिक्स P विल डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर इस मैट्रिक्स कोई A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा कि ए का जो रो सेकेंड होगा उसको फर्स्ट पे भेज देगा और जो फर्स्ट पे रो होगा ए का उसको सेकेंड रो पे भेज देगा। ठीक, अगर मैं पूछूं कि अब इस ऑपरेशन को मुझे अंडू करना है और तो इसके लिए मुझे किस मैट्रिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, और मैं क्या पूछ रहा हूँ कि इसका पी इनवर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द पी इनवर्स, राइट। सो अगर देखो, अगर मान लेते हैं कि कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये मैट्रिक्स है ए, अगर इस पे पी एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? डी ई एफ को ऊपर कर देगा, ए बी सी को नीचे कर देगा, सेकंड पोजीशन में ला देगा, जी एच आई को एज इट इज़ छोड़ देगा। ठीक है ना, अगर मैं इस पी ए पे इस पी ए पे फिर से मैं इस पी को एक्ट करूं तो ये था मेरा पी ए, ये दिस इज पी ए ना। अगर फिर से पी को एक्ट कर रहे हैं, ये क्या करेगा? फिर से सेकेंड रो को फर्स्ट पोजीशन पे ला देगा और फर्स्ट रो को सेकेंड पोजीशन पे ला देगा और थर्ड रो को एज इट इज छोड़ देगा। तो ये मैट्रिक्स क्या था? मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था ए, राइट, दिस वाज माय ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो परमुटेशन मैट्रिसेस का जो इन्वर्स होता है ना वो इटसेल्फ पी ही होता है। सो पी इन्वर्स इज इक्वल टू पी। अगर आप एग्जांपल के तौर पे ले लो इसको, लेट सपोज करो कि ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। नाउ फर्स्ट पी, लेट एक्ट द पी ऑन ए, सो पी इज 0 1 0 0 1। अब ये ए पे एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट पे ला देगा और जो फर्स्ट है उसको सेकेंड पे और थर्ड रो को एज इट इज छोड़ देगा। सो दिस इज पी ए। नाउ अगेन पी ए को से पी पे एक्ट करो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? फिर से सेकेंड रो को, पी ए का जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट पे ला देगा, डेट मीन्स ए बी सी डी ई एफ, और जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट पे और जो फर्स्ट रो है उसको सेकेंड पे, राइट। तो ये मैट्रिक्स आपको फिर से क्या मिल गया? ए ही मिल गया।
दैट मीन्स कि आप देखो ये क्या हुआ, ऑपरेशन अंडू होके फिर से आपको वही मिल गया ना। तो दैट मीन्स कि P का जो इन्वर्स होगा, इन्वर्स मैट्रिसेस होगा, जो परमुटेशन मैट्रिसेस है उनका इन्वर्स जो होगा वो P ही होगा इटसेल्फ, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव लुक्ड दिस इन्वर्स मैट्रिसेस as undoing the operation, राइट। सो जो भी ऑपरेशंस किसी मैट्रिक्स पे एक्ट हो रहा है या कोई भी एक्शन ले रहे हैं, अगर उसको मुझे अंडू करना है तो वी कैन यूज़ दिस इन्वर्स मैट्रिसेस, राइट। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि किस तरह से फाइंड करते हैं या इन्वर्स मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी क्या है, ये सब सारी चीज़ें। इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्स मैट्रिसेस करता क्या है इन एक्चुअल, राइट। ओके, नाउ वी विल मूव टू the formal for the formal definition and for the formal properties for the inverse matrices. So what's the definition of this? We will look at the definition and the properties of the inverse matrices. So what's the definition of the inverse matrix? So let me write down a matrix A is invertible if and only if and only if there exists a matrix A inverse such that A times A inverse is equal to identity matrix and A inverse times A is identity matrix. So let me explain it, what it is saying. So देखो, अब इस तरह से सोचो इस चीज़ को कि ऐसे ये चीज़ एक्सप्लेन किया है मैंने बहुत बार, बट आप इस तरह से सोचो, आप एज ए एक्शन सोचो मैट्रिसेस को। ये ए इन्वर्स क्या करता है, जो ए करेगा उसके ऑपरेशंस को अंडू कर देगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं, राइट, मतलब पहले ए इन्वर्स ए ने कुछ किया फिर ए इन्वर्स आ जा रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स कि और कुछ इफेक्ट नहीं होना ऐसा कौन सा मैट्रिक्स दर्शाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोगों ने देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी भी मैट्रिक्स के बगल में बैठा हुआ है तो वो सेम मैट्रिक्स देता है, किसी भी मैट्रिक्स या वेक्टर के बगल में बैठा हुआ तो सेम मैट्रिक्स देगा, ठीक है। तो जो ऑपरेशंस ए कर रहा है, ए इन्वर्स उसके बगल में बैठ करके उसी ऑपरेशंस को अंडू कर दिया। ए ने किया वो काम, ए इन्वर्स उसके बगल में बैठा उसको अंडू कर दिया, तो ओवरऑल इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब इसी को आप अदर वे अराउंड सोचो कि ए इन्वर्स ने कोई ऑपरेशन किया, ठीक है, अब ए उस पर अप्लाई करोगे तो ये एक दूसरे का क्या है, अंडू कर देता है। जैसे कि अगर ए इन्वर्स कोई ऑपरेशन कर रहा है तो ए उसको अंडू कर देगा या इस, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि कुछ इफेक्ट नहीं होगा, और कुछ इफेक्ट नहीं होना किस मैट्रिक्स से दर्शा सकते हैं हम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। सो ए मैट्रिक्स ए is invertible if and only if there exists a matrix A inverse such that A times A inverse is identity and A inverse A is identity। और यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि जो कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने देखा था जनरली फॉलो नहीं करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, बट यहाँ पे आप एक एक्सेप्शन पाओगे कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ए टाइम्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ए इन्वर्स टाइम्स ए, राइट, दैट इज़ द वन थिंग। एंड और एक पॉइंट तो हम लोगों ने लिख दिया कि इन्वर्स ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस कैन हैव इन्वर्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स हो सकता है, अदरवाइज
कोई भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स है तो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. So that is the second point, can have inverse. Now let's look at few of the properties of the inverse matrices. सो रिगार्डिंग द पिवट, देखो जब एक चीज़ आप देखो कि जब हम लोग एलिमिनेशन वगैरह पढ़ रहे थे तो उस टाइम में भी मैंने ये इन्वर्स के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा किया था कि जैसे कि अगर n बाई n का मैट्रिक्स है तो n पिवट या n पिवट से अगर मुझे कम मिल रहा है तो उस टाइम जो मैट्रिक्स A होगा वो सिंगुलर होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. इस टाइप से हम लोगों ने डिस्कशन किया था. ठीक है, तो जो पहला प्रॉपर्टी है ना वो पिवट्स के पे ही है. वो लेट मी राइट डाउन दैट कि द इन्वर्स, और ये चीज़ द इन्वर्स एग्जिस्ट्स इफ एंड ओनली इफ elimination produces n pivots, and this is I am talking about for n by n matrix. मतलब कि सबसे पहली बात तो इन्वर्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा. लेट्स एज्यूम करो कि अच्छा अगर पिवट n से कम होंगे, अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, आपने एलिमिनेशन कैरी आउट किया, आपको फर्स्ट पिवट मिल गया, सेकंड पिवट मिल गया, थर्ड पिवट मिल गया, एज्यूम करो कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है. ठीक है, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर 3 से कम पिवट है तो क्यों जो है मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर 3 से पिवट है तो क्यों ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो सबसे पहली बात तो आप इसको बहुत तरह से सोच सकते हो. ठीक है, अगर 3 से कम पिवट है, व्हाट इट इज़ टेलिंग यू कि मेरे पास कोई ना कोई रो, अगर 3 रो हैं, ठीक है 1 2 3 रो हैं, तो उसमें से कोई अगर मान लेते हैं कि मुझे 2 पिवट से मिले, ठीक है, तो एक ऐसा कोई रो होगा या एक ऐसा कोई कॉलम होगा जो कि डिपेंड कर रहा होगा सम अदर कॉलम. अगर कॉलम के केस में देखा जाए तो ये कॉलम जो है या मे बी ये कॉलम या कोई भी एक कॉलम वो सम अदर 2 कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा या सम अदर 2 कॉलम पे डिपेंड कर रहा होगा. इस तरह से सोचो. अगर आप रो के टर्म्स में देखो तो मेरे पास कोई एक ऐसा रो होगा, कोई भी तीनों में से कोई भी एक ऐसा रो होगा जो कि सम अदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर रोज होगा. या इस तरह से सोचो कि ये एक थर्ड रो जो होगा मे बी वो डिपेंड कर रहा होगा on these 2 rows, right? If I have if उस मैट्रिक्स में आपने 2 ही पिवट फाइंड किया है तो ये उस केस में मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो. और अगर ये ऐसा केस है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक, अब इन टर्म्स ऑफ आप लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी के बारे में भी सोच सकते हो. देखो ये तीनों जो वेक्टर आ रहे हैं, जो ये एज ए कॉलम वेक्टर सोचो आप इस मैट्रिक्स का, ये तीनों जो वेक्टर आ रहे हैं किसी ना किसी लीनियर इक्वेशंस ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और हम लोग ने 2 केसेस देखा था कि जो है डिपेंडेंसीज होगा कॉलम्स में कब, जब आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या आपके पास नो सॉल्यूशन है. ठीक है, उस केस में भी हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर ये ऐसा केस है तो आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो इन्वर्टिबल नहीं होगा. मतलब कि आप ए से बी की तो और जा सकते हो, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन लेके आप बी तक पहुंच जाओगे अगर, बट आपके पास अगर बी गिवन है तो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है या नो सॉल्यूशन का केस है तो इट वुड बी हार्ड टू टेल कि कौन सा एक्स जो है वो इस बी को प्रोड्यूस कर रहा है. आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इन केस ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. और
नो सॉल्यूशन के केस में आप इस एक्स को ही फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन दोनों के केसेस में कौन सा एक्स जो है मुझे बी की ओर पहुंचा रहा है वो आप नहीं बता सकते हो। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका इन्वर्स प्रॉब्लम वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे अभी हम लोग और भी बातें करेंगे। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग आएगा ये सब सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग देखेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। और भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो आप कि अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर इस ए मैट्रिक्स का ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि ए जो मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर के बारे में मैंने क्या बोला था, सिंगुलर मतलब इस तरह समझो कि सिंगल, कि उसके पास कोई पेयर नहीं है, उसका कोई ए इन्वर्स जो है वो पेयर नहीं है उसके साथ, तो वो सिंगल है। दैट मीन्स कि वी कैन कॉल दोज काइंड ऑफ मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके पास इन्वर्स नहीं है, that kind of matrix we can call as a singular matrix, right? So that is what the story तो जैसे जैसे आपको कोर्स जाएगा आपको सारी चीज़ें कनेक्शन बनती जाएंगी। तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ द इन्वर्स एग्जिस्ट इट इज़ यूनिक। सो यू कैन से दिस इज़ द यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ द इन्वर्स। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना तो वो ऐसा नहीं कि हम मेरे पास एक ही मैट्रिक्स का दो इन्वर्स होगा, नहीं। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा तो वो यूनिक होगा। इफ़ एन इन्वर्स एग्जिस्ट इट इज़ यूनिक। ठीक, अगर इसको आपको प्रूव करना है, लेट एज्यूम करो कि, तो इसको अगर प्रूव करना है तो कंट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हो। मतलब एज्यूम कर लो कि सबसे पहली बात तो इसका मतलब क्या है, अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, अगर ए कोई मैट्रिक्स उसका अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ए इन्वर्स, ठीक है, तो ये एक यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं कि मुझे दो ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका कि ए इन्वर्स दो मैट्रिक्स हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो यूनिक रहेगा, ठीक। तो इसको कंट्राडिक्टरी से भी प्रूव कर सकते हो आप। एज्यूम कर लो कि अगर आपके पास इस तरह से, पहले एज्यूम कर लो कि जो है, एज्यूम दैट ए का जो है दो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसको फिर फॉल्स कर दो आप, तो कंट्राडिक्शन से आपने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। तो एज्यूम करो कि एज्यूम दैट ए हैज़ टू इन्वर्स, ए हैज़ टू इन्वर्स बी एंड सी। मतलब ए के पास दो इन्वर्स है और उसको हम लोग बी और सी बोल रहे हैं। अगर मैंने इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर दिया दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो कंट्राडिक्ट, तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स कि अगर बी और सी ए का इन्वर्स है, ठीक है, तो अगर मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करूं और अगर सी जो है वो क्या है, ए का इन्वर्स है, राइट। सो इसको अगर मैं बी से भी मल्टीप्लाई करूं तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते ए टाइम्स सी, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, ए टाइम्स सी, और सी क्या है, ए का इन्वर्स है, दैट मीन्स कि ये ए टाइम्स ए इन्वर्स। सी क्या है, मैंने क्या एज्यूम किया, सी को ए का इन्वर्स एज्यूम किया है। सो दैट विल दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, बिकॉज ए टाइम्स सी क्या है, ए का इन्वर्स है, तो बाय द डेफिनेशन और बाय जैसे भी आपको सोचना है सोचो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एंड बी टाइम्स आई इज़ द बी, राइट। अब देखो ये, इसको हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं ना, बी और ए को पहले मल्टीप्लाई किया फिर बाद में सी से मल्टीप्लाई किया करेंगे। अब ये बी जो है वो क्या है, बी जो है वो ए का इन्वर्स है, राइट। सो अगर बी जो है ए का इन्वर्स है तो दिस वन इन्वर्स टाइम्स ए विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये क्या होगा, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और फिर आइडेंटिटी टाइम्स सी विल बी सी मैट्रिक्स सी, राइट। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है ना कि
ये बी और सी एट द एंड आपको क्या मिल रहा है, इक्वल है। सो मैंने क्या एज्यूम किया था कि दो इन्वर्स है ए का बी और सी, बट एट द एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज बी इक्वल्स टू सी। सो इफ़ एन इन्वर्स एग्जिस्ट इट इज़ यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट विल बी यूनिक। नाउ लेट द थर्ड प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन finding the solution for a system of linear equation by using the inverse. So अगर आपके पास system of linear equation है ax is equal to b, right? Now if you multiply this a inverse both side, और आपको किस लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड ही बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? सो दिस विल a inverse times a, this is identity, and identity times x will you will get x is equal to a inverse b. So by using this inverse matrix we can find the solution for a system of linear equation. But this मतलब इस तरह से करना मतलब ठीक है, कर सकते हो आप, बट ये हर जगह यूजफुल नहीं होगा। आपके पास जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है। मैट्रिसेस जो फॉर्मेशन होंगे वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। वी कैन फाइंड बाय द सॉल्यूशन इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तभी हम लोग इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इन्वर्स मैट्रिसेस। बट दिस इज़ नॉट a good way to solve system of linear equations using these matrices, right? हम लोग अभी और भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग और लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बट वी कैन मेक यूज ऑफ दिस। इस इन्वर्स का तो हम लोग यूज कर सकते हैं बाय फाइंड दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बट कभी कभी क्या हो कि आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, तो इन दैट केस इन्वर्स का तो आप यूज नहीं करोगे ना, ठीक है। तो ये था इसमें क्या है कि थर्ड में क्या है कि जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि आप जो है इन्वर्स का यूज कर सकते हो टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन, राइट? नाउ दिस प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 जो है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट में डिस्कस किया था ना, उस पे ही बेस्ड है। देखते हैं हम लोग। सो इफ सपोज देयर इज नॉन जीरो वेक्टर एक्स, सो ये जो वेक्टर एक्स है वो नॉन जीरो है, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओवरऑल पॉइंट क्या है कि ये नॉन जीरो है, और आप ए एक्स क्या बोलता है कि इस ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम किस तरह से लें, ठीक? और ये अगर x नॉन जीरो है एंड इफ़ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज प्रोड्यूसिंग दिस जीरो वेक्टर, ये क्या बोलता है कि इससे क्या मुझे पता चल रहा है कि ए के पास 100% जो कॉलम्स होंगे वो दैट आर गोइंग टू बी द डिपेंडेंट, राइट? सो सपोज देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर x, तो जीरो के लिए तो आपको जीरो मिल ही जाएगा। अगर वेक्टर x अगर 0 0 0 है तो वो तो जीरो दे ही देगा, 100% श्योर है। बट उससे मुझे डिपेंडेंसी के बारे में इस कॉलम वेक्टर ए मैट्रिक्स ए के कॉलम्स जो होंगे उसके डिपेंडेंसी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते अगर x जीरो है तो। लेकिन अगर x नॉन जीरो है और ये इस लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इन दैट केस आई एम वेरी मच श्योर दैट कि ए के कॉलम्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है? कोई ना कोई उसका कॉलम होगा जो कि सम अदर कॉलम पे डिपेंड कर रहा होगा। तो उस केस के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज देयर इज ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन ए कांट हैव एन इनवर्स, ठीक है? तो ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है ना, अगर ये केस बन रहा है ना,
तो आपके पास जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगे ना, उसका इन्वर्ट प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? अगेन सेम बात आ जाएगा कि इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा कि दो केसेस फॉल कर जाएंगे, एक तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और एक नो सॉल्यूशन का केस में। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि बहुत सारा ऐसा एक्स होगा जो कि मुझे वो वेक्टर बी दे रहा होगा। अब मुझे बी से अगर एक्स फाइंड करना है तो हम एक एक्स को फाइंड नहीं कर एक कोई यूनिक एक्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एक्स जो है वो बी प्रोड्यूस कर रहा है। एक तो वो केसेस हो गया, उस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उस लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन का, और यू कैन से दैट ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इस तरह से, ठीक है। और क्या है कि नो सॉल्यूशन के केस में, ठीक है, तो सपोज देयर इज नो नॉन जीरो vector x such that ax is equal to 0, then A cannot have an inverse or no matrix can bring back, ठीक, ये हो गया। और अगर इसी केस में ए एक्स इज इक्वल टू 0 के केस में अगर हम बोल रहे हैं कि ए का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, अगर ए इन्वर्टिबल है इस केस में, देन ए एक्स इज इक्वल टू 0 का जो एक ओनली सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? 0 0 0, यही होगा, ठीक है। ए का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि ए के जितने कॉलम्स होंगे या रोज होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल। अगर मैं ए को इस केस में अगर मैं ए को बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, या ए इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, देन ए एक्स इज इक्वल टू 0 कैन only have solution x is equal to 0, right? So अगर a इन्वर्स एग्जिस्ट है, ठीक है, तो इसके पास कोई भी कॉलम्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे, सारे कॉलम्स इंडिपेंडेंट होंगे। और मेरे पास अगर ये n बाई n का मैट्रिक्स है तो मेरे पास n पिवट्स होंगे, ठीक है। और अगर n पिवट्स हो गए तो, और सारे अगर n पिवट्स होने का ही मतलब हो गया कि सारे कॉलम्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर सारे कॉलम्स इंडिपेंडेंट हो गए तो उन कॉलम्स का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो कोई भी ऐसा नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा जो कि मुझे 0 देगा, ठीक है। एक ही केस में 0 मिल सकता है जब मैं सारे कंपोनेंट x का जितना भी कंपोनेंट है, या सॉल्यूशन का ही बात करो, सारे जो सॉल्यूशन है मैं उसको ही 0 कर दूं, तब इस केस में मुझे 0 मिलेगा। अगर a का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो, अगर a इन्वर्टिबल है तो इस केस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे थे कुछ प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द इन्वर्स मैट्रिसेस। नाउ वी विल जंप टू, और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल जंप टू दिस इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। अगर जैसे कि ए और बी है तो ए और बी प्रोडक्ट है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इन चीज़ के बारे में। तो अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्रोडक्ट्स के इन्वर्स के बारे में। सो द इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी, अगर सो एज्यूम आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, और दोनों ए और बी इन्वर्टिबल है, और उनका जो मैट्रिक्स, आप एक मैट्रिक्स सी एज्यूम करो जो कि उन दोनों का प्रोडक्ट है। सो जो सी होगा ना, जो प्रोडक्ट होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। सो एज्यूम दैट two matrices A, B
विच आर इन्वर्टिबल, मतलब इन दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, विच आर इन्वर्टिबल। देन मैट्रिक्स ए बी, और आप इसको सी असाइन कर दो, मतलब कोई सी जो है वो प्रोडक्ट है ए बी का, इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। मतलब अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं और दोनों मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। और इसका इन्वर्स क्या होगा, जो प्रोडक्ट का इन्वर्स क्या होगा, सी इन्वर्स, दैट विल बी ए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, एंड ये पीछे से खुलेगा, मतलब कि बैक साइड से, सो दैट विल बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इस तरह से आप सोचो इसको कि पहले आपने मोजा पहना, ठीक है, फिर आपने जूता पहना। अब इस चीज़ को मुझे अंडू करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जूता खोलूँगा, फिर ना मोजा खोलूँगा, ठीक है। इसी तरह से इस आइडिया को भी अगर मान लो कि ये तो दो मैट्रिसेस था, इनका प्रोडक्ट मैंने देख लिया, तो ओवरऑल यहाँ पे पॉइंट क्या ना कि उनका जो अगर ए बी तीनों अगर दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट होगा उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये इस तरह से ओपन होगा, ठीक। अगर मान लेते कि मेरे पास तीन मैट्रिक्स ए बी सी और तीनों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी सी तीनों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी इन्वर्स, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी सी, लेट्स कॉल दिस डी, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सो व्हाट विल बी द डी इन्वर्स, सो डी इन्वर्स विल बी ए बी सी इन्वर्स, और ये कैसे ओपन होगा, पीछे से सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ओके। वी विल डू प्रॉब्लम्स ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी नहीं, मतलब जब हम लोग प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। ओके, सो फार अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एलिमिनेशन मैट्रिसेस को एज अ एक्शन अंडू ऑपरेशन। नाउ अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि इन्वर्स मैट्रिसेस का फाइंड करने का एल्गोरिदम क्या है, सिस्टमेटिक वे क्या है टू फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सो दैट वाज गिवन बाय दिस गॉस जॉर्डन। सो ये दो पर्सन है इन, तो दे हैव गिवन कि कैसे आपको फाइंड करना है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका सिस्टमेटिक वे क्या है फाइंड करने का एलिमिनेशन, और ये अप्लाई होता है किसी भी साइज ऑफ मैट्रिक्स पे, राइट। सो द मेन आइडिया बिहाइंड, इसके पीछे क्या है ना, द मेन आइडिया बिहाइंड और कैसे आप फाइंड करोगे, लेट सपोज करो कि कोई आपके पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है। आपने क्या किया कि इसमें आप, और आपका एम क्या है ना कि इस मैट्रिक्स ए पे देखो, उससे पहले बात तो आप जो एलिमिनेशन है, जो इन्वर्स है, ए इन्वर्स ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो यू कैन, हाउ यू कैन सी दिस एज अ एलिमिनेशन, सो आप देखो कि यहाँ पे भी एलिमिनेशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से सोचो कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उस पर मैंने क्या किया, अब एम क्या है कि मुझे ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है, इस ए को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक एलिमिनेशन स्टेप अप्लाई करूँगा E1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मे बी मुझे ये वाला 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एलिमिनेशन स्टेप अप्लाई करूँगा E2, सो आई विल गेट दिस 0, ठीक है। इसी तरह से मुझे अगर एम है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना है, सो आई विल डू एन, जितना भी रिक्वायर्ड एलिमिनेशन स्टेप्स होगा उतना मैं रिक्वायर्ड एलिमिनेशन स्टेप्स करूँगा, परफॉर्म करूँगा, मे बी एन स्टेप्स, राइट। अब जब इन
ये मैट्रिसेस कंबाइंड होकर के इस मैट्रिक्स ए पे एक्ट करेगा, तो एट द एंड मुझे क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द ए इनवर्स। तो ये जो एलिमिनेशंस अप्लाई हो रहे हैं, तो ये एलिमिनेशन मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा ना, दैट विल वी कैन कॉल इट एज अ ए इनवर्स, बिकॉज एट द एंड ये क्या इनका प्रोडक्ट एट द एंड मुझे क्या दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए, तो दिस मैट्रिक्स टाइम्स ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि ये जो होगा क्या होगा, वो इनवर्स मैट्रिक्स होगा, तभी ना ए इनवर्स ए टाइम्स आई एम गेटिंग दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो दिस इज द मेन बिहाइंड या मेन idea behind this Gauss-Jordan elimination. So बेसिकली इसका स्टेप्स क्या है, आप क्या करोगे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसको आप ऑग्यूमेंट करोगे विद दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, एंड व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई द एलिमिनेशन स्टेप. So you will apply the elimination, and what you will get at the end is this. So at elimination steps कहने का मतलब क्या है कि आप at the end A इनवर्स इधर अप्लाई करोगे, ये सारे स्टेप्स कंबाइंड करके A इनवर्स, और अगर A इनवर्स इधर भी अप्लाई कर रहे हो तो आप A इनवर्स इधर भी अप्लाई करोगे, राइट। सो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, इधर आइडेंटिटी मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा, A इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा A identity matrix, and on the right hand side you will get the A inverse. अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी बनेगा। सो अगर एज्यूम करो कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A, that is 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2, इसका आपको फाइंड करना है इनवर्स मैट्रिक्स। क्या करना फर्स्ट स्टेप में आपको सिंपली मैट्रिक्स ए को पिक करना है और उसको ऑग्यूमेंट कर देना है किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। फिर क्या करना है, फिर आपको एलिमिनेशंस अप्लाई करना है, और एलिमिनेशंस क्या ध्यान में रख के करना है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। क्या ध्यान में रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इस साइड आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो मुझे ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट सारे को पहले जीरो करना होगा, फिर जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनको 1 करना होगा। तो सबसे पहले हम सिंपल एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, और जो भी जहाँ जहाँ मुझे जीरो ज़रूरत है उसको मैं जीरो करता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम जीरो करते हैं, ठीक, इस पोजीशन पे, और ये जहाँ तो ऑलरेडी जीरो है। इसको जीरो करने के लिए मैं कौन सा एलिमिनेशन स्टेप्स अप्लाई करूँगा, कौन सा रो ऑपरेशन करूँगा, तो कैसे लिखा जाता है, रो 2 में करना है ना, तो रो 2 लिख दिए। देखो इस पोजीशन पे फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जबकि ये चीज़ हम लोगों ने एलिमिनेशन जब पढ़े थे तब उस टाइम हम लोगों ने किया था, बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सो कहाँ पे करना है मुझे, रो 2 में जीरो करना है, तो रो 2 मैंने लिख दिया। फॉर्मेट सेम रहने वाला, यहाँ माइनस होगा, माइनस दे देंगे। यहाँ पे कुछ होगा दैट वी कॉल द मल्टीप्लायर, उसको फाइंड करना है, और किसके हेल्प, किस रो की हेल्प से हम जीरो कर रहे हैं, तो रो 1 की हेल्प से। इसको आप पिवट एज ए कंसीडर कर लो। तो रो 1 की यहाँ, तो रो 1 हो जाएगा, और ये किस में जाएगा, तो रो 2 में अपडेट होगा, क्योंकि रो 2 में ही मुझे यहाँ पे जीरो प्रोड्यूस करना है, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लायर जो होगा वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं, वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। किसको जीरो करना है, -1 को जीरो करना है, यहाँ पे ये -1 को जीरो करना है, डिवाइडेड बाय किस पिवट की मदद से जीरो करना है, इस 2 की मदद से जीरो करना है, तो 2 नीचे होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/2। सो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है ये +1/2, ठीक है। अब ये अप्लाई करते हैं हम एलिमिनेशन, और अगर ये रो 2 तो ये दोनों साइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो रो
1 जो है मेरा एज इट इज़ रहेगा, रो 2 में यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि इसके लिए ही तो कर रहे हैं, और यहाँ पे कितना होगा R2 दैट इज 2, देखो आप 2 प्लस हाफ इंटू R1 इज -1, सो 2 माइनस हाफ इज 2 माइनस हाफ इज 3/2, राइट। सो हियर वी विल हैव 3/2 और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आप देखो R2 कितना है 0 है, तो 0 प्लस हाफ इंटू R1 कितना है 1, एंड दिस विल गो टू R2, सो हाफ विल गो टू R2, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 ही रहेगा और ये 0, ठीक। और रो 3 में मैंने कुछ किया नहीं है, तो रो 3 मेरा एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर अचीव करना है, तो यहाँ पे मैंने 0 आ गया, यहाँ पे मुझे 0 आ गया, मैं इसको पिवट लूँगा, ठीक है, और इसको मैं 0 करूँगा। सो नाउ आई विल टेक दिस एज अ पिवट एंड ट्राई टू मेक दिस 0। इसके लिए मुझे रो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना होगा, किस तरह से मैं रो ऑपरेशन पिक करूँगा। सो रो ऑपरेशन क्या होगा आपका, किसको 0 करना चाह रहे हो, रो 3 में 0 करना चाह रहे हो, तो रो 3 यहाँ लिखो, माइनस लिखो, यहाँ पे कुछ होगा मल्टीप्लायर, किस रो के हेल्प से कर रहे हो, तो रो 2 के हेल्प से कर रहे हो, तो यहाँ R2 लिखो, और किसको अपडेट कर रहे हो, रो 3 को अपडेट कर रहे हो, तो ये R3 में जाएगा सारा। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लायर क्या होगा, ये मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या होगा इस पोजीशन पे। तो मल्टीप्लायर कैसे डिसाइड करते हैं, किसको 0 करना है मुझे, इसको -1 को 0 करना है, तो -1 डिवाइडेड बाय किसकी मदद से 0 कर रहे हैं, इस पिवट की मदद से, तो 3/2। तो ओवरऑल कितना हो गया मल्टीप्लायर, -2 डिवाइडेड बाई 3। तो जब यहाँ आप -2 डिवाइड बाई 3 रखोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये +2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। now you can carry out this operation and we can update the row 3। सो ओवरऑल यहाँ पे इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड रो भी एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो भी एज इट इज़। ना थर्ड रो में तो यहाँ पे तो 0 होगा ही, यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि इसके लिए ही मैंने किया है, आप करके चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा करके देखते हैं, देखो R3 कितना है 2 है, तो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू R2 कितना है -1, सो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 4 डिवाइडेड बाई 3। सो ये किस में जाएगा, R3 में जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 3। और इस पोजीशन पे क्या होगा, इन सारे पोजीशंस पे, सॉरी इन सारे पोजीशन पे, तो R3 0 माइनस 2 डिवाइड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी देखो कितना R3 0 है प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू R1 कितना है 1, सॉरी R2 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट 2 विल गेट कैंसिल 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। फिर R3 कितना है 0, इस चीज़ को देखो 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, R2 कितना है 1, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। फिर अब नाउ इस चीज़ को देखो 1 है, तो 1 माइनस, ओवरऑल यहाँ पे 1 ही रहेगा, 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 0, सो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, मिल गया। अब मुझे इसको भी 0 करना होगा, ये तो 0 है ही ऑलरेडी, मुझे आइडेंटिटी की तरफ अप्रोच करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा, तो इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए मैं अब अपवर्ड एलिमिनेशन करूँगा, मतलब कि अभी तक हम लोग डाउनवर्ड एलिमेंट्स को 0 कर रहे थे, अब मैं क्या करूँगा, इसको पिवट पिक करूँगा एंड आई विल अप्लाई द एलिमिनेशन अपवर्ड। आइडिया सेम है, कुछ नहीं करना है, इसको आपने पिवट लिया ना, किसको 0 करना चाहते हो, इसको 0 करना चाहते हो, ऑपरेशंस कैसे लिखोगे, सिंपल है, किस रो को 0 करना चाह रहे हो, किस रो में 0 करना चाह रहे हो, यहाँ पे 0 करना चाह रहे हो रो 2 में, तो रो 2 को यहाँ लिखो,
-2, ये फॉर्मेट सेम रहने वाला है। यहाँ पे कुछ होगा, किस रो के मदद से जीरो कर रहे हो, तो रो 3 की मदद से जीरो कर रहे हो। यहाँ पे रो 3 लिखो। ये चीज़ किस में जाएगा, किसको अपडेट कर रहे हो, रो 2 को अपडेट कर रहे हो ना, तो रो 2 यहाँ लिखो, ये रो 2 में जाएगा। अब ये मल्टीप्लायर कितना हो, तो मल्टीप्लायर सेम, कुछ नहीं सोचना है आपको। किसको जीरो कर रहे हो, -1 को जीरो कर रहे हो, तो -1 किसकी मदद से जीरो कर रहे हो, तो ये पिवट की मदद से 4/3, तो ये 4/3। तो ओवरऑल आपको कितना मिलेगा, -3/4। तो मल्टीप्लायर कितना होगा, -3/4। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे +3/4 होगा। अब ये ऑपरेशन जब अप्लाई करोगे आप, तो आपको रो 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई दिस एलिमिनेशन मेथड, अपवर्ड एलिमिनेशन, एंड वी कैन राइट द मैट्रिक्स। सो फर्स्ट रो तो आपका एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, ये फर्स्ट रो एज इट इज़ रहने वाला है, और थर्ड रो भी एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, सेकेंड रो में क्या चेंजेज आएगा, देखो आप यहाँ पे तो जीरो ही होगा, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप रो 3 की वजह से करो ना, करके देखो, आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, 3/2 होगा, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे कितना होगा, -1, यहाँ पे बोल रहे हैं -1 + 3/4 इंटू R3 कितना है, 4/3, राइट। सो एज एक्सपेक्टेड वी शुड गेट दिस हियर 0। तो यहाँ पे भी 0 मैंने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, अब इधर इस पे ध्यान से लगाना है। 1/2 है ना, पहले कितना है 1/2, R2 1/2 + 3/4, R3 कितना है 1/3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 + 1/4। सो ये कितना हो जाएगा, 8, 3/4 हो जाएगा ना। तो ये कितना है 1/2 + 3/4 इंटू R3 कितना है 1/3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 + 1/4 दैट इज 3/4। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। सो 3/4 इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 1 + 3/4 इंटू 2/3। तो ये 2 कट जाएगा। सो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। सो 1 + 1/2 इज 3/2। सो यहाँ पे कितना हो गया 3/2। इस पोजीशन पे क्या होगा, सो 0 + 3/4 इंटू R3 कितना है 1। सो यहाँ पे मुझे 3/4 मिल जाएगा। सो यहाँ 3/4। okay, so that is not going to erase, let me erase that one. यहाँ 3/4। और जो मेरा थर्ड रो है वो तो कुछ नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 1/3, 2/3 एंड 1। ओके, नाउ अब मुझे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर पहुंचाना है, तो और मुझे अब इसको भी जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एज ए पिवट कंसीडर करूँगा और अपवर्ड एलिमिनेशन करूँगा। उसके लिए मुझे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, सो इसको मुझे पहले आप कॉपी करने दो। सो पेस्ट, इसको डिलीट नहीं होगा ये, अरे यार ये डिलीट नहीं होगा क्या, ओके। नेक्स्ट मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं एज ए पिवट कंसीडर करूँगा और मैं अपवर्ड एलिमिनेशन करूँगा। तो सेम प्रोसेस से अपना एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो किस में मुझे चेंजेस लाना है,
रो वन में चेंजेस लाना है ना, तो रो वन यहाँ मैंने लिखा, माइनस दिए, यहाँ कुछ मल्टीप्लायर होगा, किस रो के मदद से हम कर रहे हैं, तो सेकेंड रो के मदद से, तो यहाँ R2 दिए, किस रो में ये अपडेट जाएगा, रो फर्स्ट में जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ जीरो प्रोड्यूस करना है, सो दैट विल गो टू रो फर्स्ट। ये मल्टीप्लायर कितना होगा, तो मल्टीप्लायर होगा, किसको जीरो करना है, ये यहाँ पे -1 है, -1 ही है ना, 2 माइनस, अच्छा मैंने लगता है माइनस मैंने छोड़ा है, अच्छा शुरू से ही छोड़ते आ रहे हैं, यहाँ पे -1 है, किसकी मदद से जीरो करना है, मल्टीप्लायर फाइंड कर रहे हैं ना, किसको जीरो करना है, -1 को जीरो करना है, ऊपर जाएगा, किसके मदद से जीरो करना है, इस पिवट की मदद से, तो ये 3/2, सो यहाँ पे -2/3 ये मेरा मल्टीप्लायर हो गया, यहाँ पे -2/3 जाएगा, तो यहाँ +2/3 हो जाएगा ओवरऑल। सो आपका जो ऑपरेशन होगा +2/3, राइट। नाउ वी कैन कैरी आउट दिस ऑपरेशन। सो रो वन में चेंजेज होने वाला है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 / 3 इंटू R2 कितना है 0, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे 2 ही रहेगा, 2। यहाँ पे कितना होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, करके देख लो आप, कितना है R1 -1 + 2 / 3 इंटू 3 / 2, राइट। सो दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल गेट कैंसिल, so 1 - 1 इज़ 0। यहाँ पे भी 0 ही होगा क्योंकि एम ही था हमारा वो। अब अच्छा हाँ, इस रो को ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ पे जो है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो आप, R1 कितना है, 1 है, 1 + 2/3 इंटू R2 कितना है 3 / 4, सो दैट विल गेट कैंसिल, और ये 1/2, सो 1 + 1/2 इज़ 3/2, तो यहाँ पे मुझे कितना हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट ये 0 यहाँ पे, सो R1 0 + 2 / 3 इंटू R2 कितना है 3 / 2, ये 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, सो यहाँ पे कितना हो गया, मुझे 1 मिलेगा, सो ये 3/2 एंड दिस विल बी 1, और यहाँ पे कितना, ये वाला 0 + 2 / 3 इंटू R2 कितना है 3 / 4, सो दैट विल बी 1/2। और जो अदर रोज़ हैं वो एज इट इज़ रहेगा, सो 3 / 4, 3 / 2, 3 / 4, 0 0, 4 / 3, 1 / 3, 2 / 3 एंड 1। ओके, नाउ इस मैट्रिक्स को देखो आप, जहाँ जहाँ मुझे 0 प्रोड्यूस करना था मैंने कर दिया। अब मुझे ये जो डायगोनल, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो ये जो डायगोनल पोजीशन है उसमें मुझे 1 करना है। तो अगर मुझे 1 करना है तो इस रो 1 में मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, या बोल दो कि 3/2 से यहाँ डिवाइड करना होगा, और इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो व्हाट ऑपरेशन वी विल कैरी आउट, सो रो 1 में मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इसको मैं रो 1 में ही अपडेट कर दूँगा। एक तो ये ऑपरेशन, दूसरा 2/3 मैं रो 2 में मल्टीप्लाई करूँगा और इसको रो 2 में अपडेट कर देंगे, और तीसरा 3/4, सो 3/4 मैं रो 3 में अप्लाई करूँगा और इसको मैं रो 3 में रख दूँगा। सो ओवरऑल मुझे अब यहाँ क्या मिलने वाला है, 1 0 0, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 3 / 4, 1 / 2, 1 / 4, ये 0 1 0, 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सो 3/2, तो 3/4 इंटू 2/3, सो 1/2, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/2, एंड 3/2 इंटू 2, यहाँ पे 1 हो गया, 3/4 इंटू 2/3, यहाँ पे 1/2, एंड रो 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 में मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो ये एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे 0 0 1 होगा, एंड 1/3 इंटू 1/4, 3 3 विल गेट कैंसिल, 1/2, यहाँ पे 3/4। सो फाइनली वी हैव गॉट हियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो होगा मेरा ए
इनवर्स होगा। आफ्टर अप्लाइंग द एलिमिनेशन फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, सो मैंने इधर ए इनवर्स और ए इनवर्स आप इधर मल्टीप्लाई करो, सो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए इनवर्स मिल रहा है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 divided by 4, 1 divided by 2, 1 divided by 4, 1 divided by 2, 1, 1 divided by 2, 1 divided by 4, 1 divided by 2, 3 divided by 4, राइट। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत, सो यू कैन डू दिस। आप चेक कर सकते हो कि ए टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एंड ए इनवर्स टाइम्स ए इज इक्वल टू आई, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, अगर आपको इसको चीज़ को वेरीफाई करना है तो। ओके, सो बेसिकली कुछ नहीं है इनवर्स फाइंड करने में, आपको ओवरऑल किस चीज़ का ख्याल रखना है, एलिमिनेशन स्टेप्स का, राइट। और मैंने फिर से आपको रिफ्रेश कर दिया कि हम लोग किस तरह से एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, प्रोसेस क्या है, कि आप इस चीज़ को दिमाग में रखो। सो जो आपका ए इनवर्स आप किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हो। हाँ, अब एक दो चीज़ यहाँ पे पॉइंट देने वाली क्या बातें हैं, हम लोग जब एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है। आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं, मतलब कि आप बोल सकते हो कि क्या होता है कि 2-3 सिचुएशन हम लोगों ने देखा था। एक तो ये कि एलिमिनेशन अप्लाई करते टाइम आपको किसी क्या होगा कि मान लो कि ये ऐसा सिचुएशन आ जाएगा 0 0 0 और 0 0 सम में भी 0 0 0 यहाँ -1। तो अगर आपको इसको पिवट पिक करना है तो यहाँ आप देख रहे हो कि अब 0 आ रहा है, तो 0 तो आप पिवट पिक नहीं कर सकते हो। तो आप क्या देखोगे कि मैं इस एलिमिनेशन स्टेप को फिक्स कर सकता हूँ कि नहीं। फिक्स करने का कैसे कर सकते हो, बाय एक्सचेंजिंग द रो। सो आप सिंपली एक्सचेंज कर दो रो को, अगर फिक्स कर सकते हो तो, ठीक है। कि अगर एलिमिनेशन ब्रेक डाउन हो गया, दैट मीन्स कि आपके पास जितना पिवट मिलना चाहिए था उतना पिवट नहीं मिल रहा है, ठीक है, और सारे रोज में आपको क्या मिल रहे हैं, 0 आ जाएगा। तो इन दैट केस यू कैन कमेंट कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एलिमिनेशन अप्लाई करो, अगर एलिमिनेशन स्टेप्स को फिक्स कर सकते हो बाय एक्सचेंजिंग द रो, देन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। एट द एंड आपको इन्वर्स मिल जाएगा। एलिमिनेशन कम्प्लीटली परमानेंट ब्रेक डाउन हो गया, दैट मीन्स कि यू कैन कमेंट कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम। अभी तो मैंने बस आपको इलस्ट्रेशन लेते टाइम एग्जांपल दिखाया, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो उसमें इस टाइप के सिचुएशंस को भी हम लोग क्वेश्चन में लेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट दिस गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। तो स्टेप्स आपने देख लिया कैसे अप्लाई करते हैं, ओके। सो वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम व्हेन वी विल डू द प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। अच्छा, नाउ लेट्स लुक वन मोर सेक्शन कि कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बाय लुकिंग एट मैट्रिक्स की उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा कि नहीं करेगा। देखो, जो नॉर्मल वे है, आप गॉसियन ये गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करो, इससे आपको तुरंत पता चल, मतलब तुरंत क्या, मतलब स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है, ठीक है। और ये भी मेथड है कि आपको किस तरह से इन्वर्स फाइंड करना है वो बताता है, एक सिस्टमेटिक वे। और जैसे ही इसमें क्या होगा कि एलिमिनेशन अप्लाई करते टाइम ही आपको पता चल जाएगा क्या होगा, या नहीं तो एलिमिनेशन ब्रेक डाउन कर जाएगा, तब आप समझ जाओ कि जो इन्वर्टिबल है वो एग्जिस्ट, जो इन्वर्स है वो मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर फर्दर आपने एलिमिनेशन किया और आपको n नंबर ऑफ पिवट्स मिल गए, तो दैट मीन्स यू कैन गारंटी दैट द इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। सो recognizing an invertible matrix, कैसे हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो ए मैट्रिक्स A is invertible if elements, if elimination
produces a full set of pivot. फुल सेट ऑफ पिवट करने का मतलब जितना स्क्वायर मैट्रिक्स का जितना साइज है, जैसे 3x3 का है तो 3 पिवट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ए फुल सेट ऑफ पिवट्स। ठीक है, अगर ये फुल सेट पिवट नहीं होगा तो उसका जो वो मैट्रिक्स होगा वो उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लेट मी राइट ऑल्सो। सो इफ मैट्रिक्स do not have a full set of pivots, then elimination will produce फुल सेट्स ऑफ पिवट नहीं होगा तो एट द एंड आपको क्या होगा ना कि आपके पास एक रो मिल जाएगा जो कि फुल ऑफ जीरोज होगा उस रो में, मतलब कि ब्रेक डाउन होगा एलिमिनेशन का। आप इस तरह से देखो, और हम लोग ने देखा है ब्रेक डाउन का केस में क्या होता है। देन एलिमिनेशन विल प्रोड्यूस अ रो ऑफ जीरो। एग्जाम्पल्स भी लेंगे हम लोग, उससे भी आपको क्लियर होगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे। ए रो ऑफ जीरो implies that the rows or the column rows, or you can say rows and columns are linearly dependent। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है कि अगर आपके पास लेस नंबर ऑफ पिवट्स आ रहे हैं सो दैट मीन्स कि रो या कॉलम जो है वो क्या होने वाला है, लीनियरली डिपेंडेंट होने वाला। वो तीनों रो अगर 3x3 का है तो तीनों रो या तीनों कॉलम होंगे वो उसमें से कोई एक ऐसा होगा, मे बी 2 भी हो सकता है ऐसा होगा जो कि एक पे डिपेंड कर रहा है इस तरह से। तो ये चीज़ तो हम लोग ने देखा है। ठीक है, उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, और आप देखो कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। जैसे कि डायरेक्ट आप देखो एग्जांपल्स लेते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का। सो एक पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर इसके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, यानी तो अपर ट्रायंगुलर होगा यानी तो लोअर ट्रायंगुलर होगा। लेट मी टेक दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 3 4 एंड 1 5 एंड 1, और इसके जो भी अपर वाले भाग है, मतलब कि लोअर ट्रायंगुलर क्यों बोल रहे हैं इसको, ये देखो आप, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके बाहर जो भी है सारा एलिमेंट जीरो है। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर, और आप जब भी एलिमिनेशन करते हो, अगर आप फॉरवर्ड एलिमिनेशन कर रहे हो तो जो नीचे के एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करते हो। अगर आप बैकवर्ड एलिमिनेशन करोगे तो इस टाइप का कुछ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये सारे जो पोजीशंस होंगे वो पिवट के पोजीशंस होंगे। ठीक है, अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो आपको कितना पिवट मिल रहा है, 3 पिवट मिल रहा है ना। दैट मीन्स यू आर गेटिंग फुल सेट्स ऑफ पिवट। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट में इसका जीरो हो गया, दैट मीन्स कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई भी डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया और सारे वो क्या है, पिवट्स है, कोई भी अगर जीरो हो गया दैट मीन्स कि वी विल नॉट हैव द फुल सेट्स ऑफ पिवट। ठीक है, सो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस विथ नो एलिमेंट
So triangular matrices with no zero term along the diagonal. So अगर along the diagonal कोई भी जीरो नहीं है तो, और ये अगर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो यू कैन रिकॉग्नाइज दिस वे ऑल्सो। अगर इसका इन्वर्स पूछा जाए कि इसका इन्वर्स क्या होगा, सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड, सो लेट मी डू दैट इन द नेक्स्ट पेज। सो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आप क्या करोगे, सिंपल गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करोगे। मैट्रिक्स जो है वो लो आप, सो 1 0 0 3 1 0 3 1 0 4 5 1 3 1 0 4 5 1, और इसको ऑग्यूमेंट कर दो आप किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए, और यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो, ये सब तो जीरो है ही, बस मुझे इन सबको जीरो करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको जीरो करूँगा, उसके लिए मैं एलिमिनेशन स्टेप अप्लाई करूँगा। सो लेट मी डू दैट। तो यहाँ पे भी मैं जीरो करूँगा, यहाँ पे भी एक ही साथ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एलिमिनेशन, अगर ये मुझे यहाँ पे जीरो करना है तो इसके लिए क्या होगा, R2 माइनस 3/1, इसको मैं पिवट ले रहा हूँ, ठीक है। सो R2 माइनस 3 R1 that will go to R2, and R3 minus 4 R1 that will go to R3। ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मैट्रिक्स मिलेगा, फर्स्ट रो तो अनअफेक्टेड होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, यहाँ 1 होगा, ये जीरो होगा, यहाँ पे कितना होगा, सो जीरो माइनस, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये जीरो, और यहाँ पे कितना होगा, जीरो, ये आपका 5 माइनस, सो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये 1, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4, एंड दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1, राइट। सो अभी तो एक इसको भी जीरो करना है मुझे, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे जीरो करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एज ए पिवट कंसीडर करूँगा, एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा ऑपरेशन, सच ए वे कि ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो सो इसका रो ऑपरेशन क्या होगा कि किसको मुझे चेंज करना है, R3 को, तो R3 यहाँ माइनस दे दिए, कुछ यहाँ होगा, ठीक। तो ये इस तरह से अब नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ 5 टाइम्स R2 की मदद से कर रहे हैं, और दैट विल गो टू इन R3। सो अगर आप ये ऑपरेशन अब इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे, तो फर्स्ट रो तो कुछ नहीं होगा, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि सेकेंड रो में कुछ नहीं कर रहे हैं हम। थर्ड रो में चेंज होगा, यहाँ पे 0 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि इसके लिए ही हम कर रहे हैं कि इधर मुझे आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे तो जीरो करने के लिए ही मैंने किया था। और ना अब इस पोजीशन पे क्या होगा, सो -4 -5 टाइम्स किसकी वजह से कर रहे हैं, R2 के -5 टाइम्स -3, सो 15 - 4 इज 11, सो व्हाट वी विल गेट इज 11 हियर। और यहाँ पे कितना होगा, 0 -5 टाइम्स, तो यहाँ पे -5 होगा, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। 1 - 0 इज 1। सो वी हैव गॉट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या होगा मेरा, अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम दे दूँ कुछ L, सो ये मैट्रिक्स जो होगा मेरा L इन्वर्स होगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, राइट। और अब देखो, ऑब्जर्व करो कि ये जो L है ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो
कि उसका जो इन्वर्स होगा वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, वो अब अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। सो द इन्वर्स ऑफ लोअर, और यानी तो आप सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखते हैं, लोअर और अपर आप समझ जाओ, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। द इन्वर्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स उनका जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कंबाइंड लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब सारे इसके जो एलिमेंट्स है डायगोनल पोजीशन पे वो नॉन जीरो हों। ठीक है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और जो इन्वर्स होगा वो भी डायगोनल ही होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंस। अगर मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, 4 8 3 6। ठीक है, तो अब देखो कि ये जो रो 1 है वो 2 टाइम्स रो 1 जो है वो 2 टाइम्स जो रो 1 है, रो 2 जो है वो इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रो 1 है, राइट। बिकॉज अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे रो 1 में, सो व्हाट यू विल गेट इज द रो 2। सो ये रो 2 जो है, रो 2 वेक्टर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रो 1 वेक्टर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रोज जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सो इसका जो होगा, अगर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी कॉलम या रो डिपेंडेंट है, और आप देखो कॉलम में भी देखो, अगर आप इसके पास ये 1 2 है, अगर इसका आप 2 टाइम्स लोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 टाइम्स अगर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4, और यहाँ 8, और सेम वेक्टर लो, कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, सेम वेक्टर लो 1 2 और इसका 3 टाइम्स लो तो आपको क्या मिलेगा? 3 6, राइट। तो सेम वेक्टर 1 2 है, उसका 4 टाइम्स ले रहे हो तो ये वेक्टर मिल रहा है, उसका अगर 3 टाइम्स ले रहे हो तो ये वेक्टर मिल रहा है। तो कॉलम्स भी जो है वहाँ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर डिपेंडेंसी है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट इन्वर्टिबल। तो द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और यू कैन से नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, अब एक लेते हैं जिसमें कि जो है सारे रोज जो है और जो कॉलम्स है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आप ये मैट्रिक्स का 2 by 2 का मैट्रिक्स का लो, अगर आप इसको में देखोगे कि जो भी रोज हैं और जो कॉलम्स है वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो और भी कैसे पता करें वो कि डिपेंडेंट है या नहीं है? तो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन अप्लाई करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसमें एलिमिनेशन अप्लाई करूँगा तो मुझे अगर n पिवट मिल गया, इस केस में अगर मुझे 2 पिवट मिल गया, तो आई कैन से दैट वी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रो और कॉलम्स दैट विल डिपेंड ऑन सम अदर रो और सम अदर कॉलम। तो एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ 0 करना होगा, तो इसके लिए मैं जो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा R2 माइनस 2 टाइम्स R1 दैट विल गो टू R2।
तो फर्स्ट रो एज इट इज़ रह जाएगा और सेकेंड रो यहाँ 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 2 पिवट यहाँ पे मिल गया, एक ये और एक ये। सो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो इन्वर्टिबल होगा। और क्या बोल सकते हैं, ये 2 कॉलम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, ये दोनों रो जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो ये तो था कि पता करना कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है। अगर इसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ये एलिमिनेशन स्टेप जो मैंने अप्लाई किया जस्ट टू गेट टू नो कि कितने नंबर ऑफ पिवट्स मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू गेट टू नो कि इन्वर्टिबल है या नहीं मैट्रिक्स। ठीक, अगर आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, यू विल हैव द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब एक चीज़ और पॉइंट एक आता है कि ये जो मैं एलिमिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ये एलिमिनेशन ऑपरेशन जो अप्लाई कर रहा हूँ, क्या इस एलिमिनेशन अप्लाई करने से इन्वर्टिबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो रो कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने से मैट्रिक्स पे, ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने से या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने से इन्वर्टिबिलिटी या नॉन इन्वर्टिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद भी इन्वर्टिबल होगा। अगर ये मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है तो एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद भी ये नॉन इन्वर्टिबल होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन प्रिजर्व्स इन्वर्टिबिलिटी और सिंगुलैरिटी। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लेट मी राइट दैट पॉइंट ऑल्सो। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, प्रिजर्व्स invertibility in VERTBLITY, इन्वर्टिबिलिटी या सिंगुलैरिटी, या नहीं, मतलब इन्वर्टिबिलिटी और सिंगुलैरिटी। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। सो सिंगुलैरिटी मतलब आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ना, तो मैट्रिक्स के इन्वर्टिबिलिटी या सिंगुलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जो है इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल ही होगा ऑपरेशन के बाद, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अगर आप ये मैट्रिक्स देखो 6 6 6 0, तो ये काइंड ऑफ लोअर ट्रायंगुलर की तरह दिखे, बट ये है नहीं एक्चुअली। बट आप क्या कर सकते हो, इस रो को एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। अगर करोगे तो क्या होगा, 6 0 6 6। सो बेसिकली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो पिवट्स है वो क्या है, नॉन जीरो है। सो आप बोल सकते हो कि ये इन्वर्टिबल है, राइट। एक तो वो, और दूसरा वे क्या है देखने का कि आप इसके कॉलम्स को देखो, दोनों कॉलम्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, रोज़ को देखो, रोज़ भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो द कॉलम और रोज आर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। सो द रो स्लैश कॉलम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ये जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, now let me take one more example. Let's suppose we have 2 by 2 matrix with 6 6 6 6। so आप देखो यहाँ पे ये दोनों कॉलम्स जो है सेम ही है, मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे का। और जो ये कॉलम्स है और जो ये रोज़ है और कॉलम, देखो ये जो रोज़ है वो भी डिपेंडेंट है, सेम रो है। ठीक है, और अगर यानी तो अगर आप कॉलम वाइज देखो तो ये कॉलम्स भी क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो नॉट इन्वर्टिबल।
और आप इसको सिंगुलर भी बोल सकते हो। ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। अब देखो एक एग्जांपल, मैंने जब फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स पढ़ाना, मतलब मैट्रिक्स जो फर्स्ट एग्जांपल ही मैंने जो लिया था ना, वो ये मैट्रिक्स एग्जांपल लिया था, सम मैट्रिक्स। सो 1 1 0 1 1 0 0 1। तो ये जो है, आप सारे रोज़ को देखो, कॉलम्स वाइज अगर देखोगे तो ये एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये सारे कॉलम्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर रोज़ वाइज देखोगे तो भी ये सारे रोज़ जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ये आप टेंशन मत लो कि चेक कैसे करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सिंपली अगर आपको चेक करना है तो आप ये भी देखो ना, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके जितने भी सारे पिवट्स हैं वो नॉन जीरो हैं। 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 पिवट्स मुझे मिल गया। दैट इज़ इनफ इंफॉर्मेशन टू टेल यू दैट जो रोज़ होंगे और जो कॉलम्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो ये जो मैट्रिक्स है, सम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ये जो है ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर। सो ऑल द एंट्रीज अलोंग द डायगोनल क्या है, वो नॉन जीरो है। तो लोअर ट्रायंगुलर प्लस ऑल एंट्रीज along the diagonal being नॉन जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। लेट सपोज आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है दैट इज 1 1 1। फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है सेम है और सेकेंड रो है 1 0 0। तो अगर आप देखो रो वाइज देखोगे आप इस मैट्रिक्स को, सो ये दोनों रो सेम है, दैट मीन्स कि रोज जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और यानी तो आप देखो कॉलम वाइज देखोगे तो ये कॉलम जो है सेम है, दैट मीन्स कि कॉलम जो है वो भी डिपेंडेंट है। तो कुछ भी अगर कॉलम रो डिपेंडेंट है, दैट मीन्स कि ये मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन इन्वर्टिबल होगा। और नॉट इन्वर्टिबल, और इसको बोल सकते हो आप ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये था कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑन लीनियर डिपेंडेंस। हम लोग और भी देखेंगे अभी लीनियर डिपेंडेंस के बारे में। सो अभी तक तो फिलहाल इतना ही। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ इन्वर्स। अभी नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर जितना भी ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किया ना, इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इनवर्स मैट्रिसेस, देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। उसके बाद से हम लोग फिर ए इज इक्वल्स टू एल यू इसमें जंप करेंगे और फिर ये देन वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। Okay, I think that is all in this video. Next time we will do some problems on inverse matrices. Thank you.